नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में होने वाली उन तमाम सीटों पर आज से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। उनमें से 8 सीटों पर आज से नॉमिनेशन भी शुरू हुआ है। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा चर्चित उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट की सुर्खियां हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद व फायरब्रांड नेता रहे वरुण गांधी हैं और इस सीट पर बीजेपी की ओर से सस्पेंस लगातार बरकरार है। बड़ा सवाल कि इस सीट पर आखिरकार पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया, और यही स्थिति समाजवादी पार्टी की है, जिसने अपने अब तक पत्ते नहीं खोले। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वरुण गांधी से भी बीजेपी से टिकट मिलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने उनके लिए दरवाजे खुले होने के संकेत दे दिए हैं। सियासी हलचल यहां से शुरू हो गई है कि अब बीजेपी या एनडीए को डेंट लगाने की कवायद समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ से सामने आई है। सियासी हलचल इस बात को लेकर भी बढ़ गई है कि आखिरकार स्थिति यही बनी रही तो आखिर क्या क्या हो सकता है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी अहम खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव के नए बयान से सुर्खियां बनी हैं। बड़ी खबर क्या कुछ कह रही है। रणनीति में वरुण गांधी को लेकर सस्पेंस पर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी और अखिलेश यादव के दरवाजे खुलने के संकेत क्या कुछ कह रही हैं। नजर डालिए बड़ी खबर पर, जहां पर इस सीट पर वरुण गांधी जहां सांसद हैं, तो वहीं योगी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है वरुण गांधी की तरफ से, उस पर भी बीजेपी का क्या कुछ रुख रहेगा। तो लोकसभा चुनाव पर बड़ी खबर, जहां पर वरुण गांधी को प्रत्याशी बनाने की नजर की तरफ आगे बढ़ाया है कदम समाजवादी पार्टी ने। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि वरुण गांधी को लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान बहुत कुछ कह रहा है। और वरुण गांधी ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी के संकेतों को ग्रीन सिग्नल देते नजर आए हैं अखिलेश यादव। सपा में दोनों नामों को लेकर पार्टी हाईकमान फैसला भी कर सकता है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट, जहां से या तो वरुण गांधी सांसद रहे या मेनका गांधी रही, वहां पर अब क्या नया चेहरा उतारने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। और अगर वरुण गांधी को पीलीभीत, सुल्तानपुर या आंवला से टिकट नहीं मिला, तो वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। तो बड़ी खबर, जहां पर वरुण गांधी को लेकर अखिलेश यादव बोलते नजर आए हैं कि सबके लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। अखिलेश यादव ने यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कही। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहीं कभी गए थे जो सपा में उनकी वापसी होगी। यानी कि अब की बार 80 पार का जो नारा बीजेपी की तरफ से यूपी में दिया जा रहा है, राज्यसभा में जो 8 सीटें हासिल की, 8 से 80 का फिगर जो बीजेपी हासिल करना चाह रही है बीजेपी यूपी में, उस पर समाजवादी पार्टी कितना डेंट लगा सकती है, क्योंकि सपा भी कह रही है कि इंडिया गठबंधन यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेगा। बहरहाल इन तमाम चीजों के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या कुछ बोलते नजर आए, नजर डालिए। 2024 के पहले महाराष्ट्र वाली घटना दोहराई जा सकती है। देखिए, जो अच्छा चेहरा होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, जो मजबूत होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। तो सुना आपने, जो अच्छा चेहरा होगा उसे समाजवादी पार्टी मौका देगी, जो मजबूत चेहरा होगा उस पर समाजवादी पार्टी की नजर होगी। ये कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव लगातार इस कवायद में जुटे हैं कि आखिर किसी ना किसी तरह यूपी की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए, क्योंकि इससे पहले 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव, दोनों ही चुनावों में समाजवादी पार्टी 5 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई, क्योंकि इस बार
7 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने पिछले 2019 के चुनाव में, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर बीजेपी ने उपचुनाव में अपने खेमे में हासिल कर लिए। बहरहाल अब एक एक करके ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि आखिरकार वरुण गांधी की जो अहमियत है वो सपा के लिए क्या कहती है। पहली जानकारी यह कि पीलीभीत सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में लगातार मंथन चल रहा है कि भाई आखिरकार पीलीभीत सीट पर किस तरह से एक जिताऊ उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी मैदान में उतारे। अगली महत्वपूर्ण चीज यह है कि सपा की बैठक में 6 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यहां पर वरुण गांधी का नाम निकलकर सामने आया। पीलीभीत सपा जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह चग ने भी बताया है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिरकार पीलीभीत सीट को लेकर वरुण के नाम पर भी चर्चा हुई है। वरुण गांधी अगर सपा में आते हैं तो भी सपा उनको सपोर्ट करेगी, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो भी सपा उनको सपोर्ट करेगी। और आखिरकार जगदेव सिंह का यह बयान और ऊपर से अखिलेश यादव की इस बात के ग्रीन सिग्नल दे देना कि भाई जो जिताऊ है, जो बेहतर है, उस पर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की नजर होगी, इसके बहुत सारे सियासी मायने हैं। अब वरुण गांधी और बीजेपी इन दोनों के बीच अनबन लगातार अब की नहीं है, कई मुद्दे रहे, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे अग्निवीरों का मुद्दा रहा हो, या फिर बात कर लें अन्य मुद्दों की जिसको लेकर वरुण गांधी के जो स्वर हैं मुखर रहे हैं। पिछले 5 सालों में वरुण गांधी ने बीजेपी पर कई सियासी प्रघात किए और यूपी सरकार को मुख्य रूप से सवालों के कटघरे में भी खड़ा किया, जिसके चलते बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं ने वरुण गांधी से दूरियां बना ली। सोशल मीडिया पर भी वरुण गांधी की अनुपस्थिति बहुत सारे इशारे पैदा कर रही है। दूसरी तरफ लगातार वो किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की सरकार, तो अग्निवीर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या हिंदू मुस्लिम हिंसा को लेकर वो योगी सरकार पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। अब जानकारी यह है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं और अगर नहीं गए और अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, अगर यूपी में उनको एक सीट नहीं दी गई तो वहां पर समाजवादी पार्टी किस तरह से उनको पॉलिटिकली सपोर्ट करने के लिए अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से नरम मिजाजी भी दिखा रहे हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक उन्होंने थोड़ी सी दूरी बनाई है और यही का वजह है कि ना वो आम लोकल संवाददाताओं से भी संपर्क साध रहे हैं। इसके बाद वरुण गांधी को लेकर अब एक कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र हाईकमान है वो वरुण गांधी को लेकर अभी भी पशोपेश हुई है। इसके अलावा अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, यानी कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर लिया है, लेकिन अब अखिलेश यादव ने वक्त और मौके की नजाकत को देखते हुए इस बात के संकेत दे दिए हैं कि भाई अगर वो वापस आना चाहें तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसी वजह से लगातार माहौल बनाया जा रहा है, पैगाम भेजे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी यही किया था। अलग हुए थे, अपनी पार्टी बनाई थी, अपनी पार्टी बनाने के बाद फिर वापस वो समाजवादी पार्टी में आ गए। अब यही स्थिति यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की नजर आ रही है। इसीलिए अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात को लेकर लगातार समीकरण बनाए जा रहे हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य की किसी ना किसी तरह समाजवादी पार्टी में वापसी कराई जाए। वोट बैंक तो है उनका, इस बात को बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती। देखिए, जो अच्छा चेहरा होगा, जो मजबूत होगा, पार्टी की वरुण गांधी पर जो नजर है और उसके प्लान जो सामने आ रहे हैं, उसने क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर नॉमिनेशन आज से शुरू हो चुका है, उसमें पीलीभीत भी है। पीलीभीत को लेकर आखिरकार समाजवादी पार्टी की नजर है, लेकिन बीजेपी ने अपने जो पत्ते नहीं खोले उसके सियासी मायने क्या है, इस पर भी लगातार हम चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे समझने का यह प्रयास होगा कि आखिरकार वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर बीजेपी का अपना अगला स्टैंड क्या कुछ है। क्या मेनका गांधी को फिर से टिकट नहीं देना चाहती बीजेपी, और अगर देना चाहती है तो आखिरकार वरुण गांधी के लिए
अगला रास्ता क्या होगा। चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे आंवला हो, चाहे पीलीभीत हो, ये तमाम ऐसे स्थान हैं जहां पर गांधी परिवार का दबदबा भी रहा है। कुछ जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि अगर वरुण गांधी नाराज हुए और रायबरेली से अलग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते नजर आए तो अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी ने यह मन बना लिया है कि वहां पर उनको सपोर्ट कर दिया जाएगा, कोई कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा, जो अमूमन हमने सोनिया गांधी या राहुल गांधी के केस में यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट पर भी देखा। बड़ा सवाल एक एक करके आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। वरुण मेनका पर बीजेपी के आखिरकार मजबूरी क्या कहती है? कुछ ना कह पाना और ना शांत रह पाना, आखिरकार इसके मायने क्या है? दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि अखिलेश के वरुण गांधी पर सियासी मायने क्या कहते हैं? क्या वरुण गांधी पर सियासी फायदा उठाने की तैयारी में अखिलेश यादव? तीसरा बड़ा सवाल, कैसरगंज और बाराबंकी सीट पर बीजेपी का अगला दाव क्या कुछ होगा? सपा और बीजेपी किसका 80 पार होगा? यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार दोनों ही धड़ों की तरफ से कहा गया कि अब की बार 80 पार। इसके अलावा मेनका गांधी और वरुण गांधी को अगर टिकट नहीं मिला तो उनकी डगर अगली क्या होगी? यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक एक करके हमने तमाम महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखे, जिस पर समझने का आपने प्रयास किया कि आखिरकार स्थिति क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ जहां एनडीए यानी कि बीजेपी, अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने रणनीति बनाई है कि किसे इस बार अब की बार 80 पार को सच्चाई में तब्दील किया जाए, तो वहीं इंडिया गठबंधन की हम बात करें यानी कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिसने यह तय किया है कि अब की बार 80 पार वो भी टारगेट लेकर चल रही हैं, जिसके माध्यम से भरसक कोशिश की जाएगी कि कौन किसको कितना सियासी नुकसान पहुंचाएगा और खुद सियासी नफा अपने दामन में हासिल करेगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह भी है क्योंकि अगर हम 2014 के आंकड़ों को देखें जहां पर एनडीए ने 73 सीटें हासिल की थी, वहीं 2019 की अगर हम बात करें तो 64 सीटें हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ 2024 में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 8 से 80 का सफर तय किया जाएगा। हाल ही में राज्यसभा की जो सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही, 8 सीटें, 8 से 80 का मैजिकल फिगर हासिल कैसे किया जाए, इस पर भी लगातार काम चल रहा है। तो 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम की शोभा बनने जा रहे हैं, जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुंदरम पाठक जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और समाजवादी पार्टी से अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अविरल मलिक, सीधा स्पष्ट सवाल, जो अब तक बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे उस पर अब विपक्ष की नजर है। पिछले 24-48 घंटों में जहां अब तक इंडिया गठबंधन पर सवाल उठ रहा था कि उनको कितना सियासी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके कुनबे में कितना मनमुटाव है, लेकिन अब यह मनमुटाव की खबरें या मिस कोऑर्डिनेशन की खबरें एनडीए में भी देखी जा रही हैं। चाहे पशुपति पारस का एनडीए से नाराज होकर केंद्र की कैबिनेट से इस्तीफा देना हो, चाहे वरुण गांधी पर अब तक बीजेपी के अपने पत्ते ना खोल पाना और पीलीभीत पर कोई कैंडिडेट का ऐलान ना करना, किस पशुपेश में है बीजेपी? विशेष रूप से कोई समस्या किसी भी प्रकार से नहीं है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक होगा। हम तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हमने जनहित के लिए कार्य किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस प्रकार से आपका प्रश्न है, तो इस बात को जान लेना चाहिए कि इंडी गठबंधन की राजनीति में अकाल मृत्यु हो चुकी है। नीतीश जी गए, उसके बाद आरएलडी की आप बात कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है तो सबकी जमानत जब्त होना तय है। वो उतार कर देखें अपने उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के लोग। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका कोई कैडर नहीं है। और जहां तक बात है आरएलडी की, आरएलडी जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है तब से इस बात को आप समझ लीजिए, जिन किसानों को ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे वही किसान आज घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर। डॉक्टर अविरल, आप भी मेरा अब तक सवाल नहीं समझे।
उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जहां मतदान होना है उनमें पीलीभीत एक महत्वपूर्ण सीट है जिस पर आज से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। बीजेपी किस कंफ्यूजन का शिकार है कि वहां पर अब तक कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हुआ? नहीं, देखिए, वो चर्चा चल रही है और जिस तरह से आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही जल्द स्पष्ट हो जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मिल बैठ करके हम लोग तय करते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, जातिवादी पार्टी नहीं है और समाजवादी पार्टी की तरह यादव परिवार ही सब कुछ तय करे, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं होता। गांधी परिवार की तरह कांग्रेस में जिस प्रकार से होता है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होता। समाजवादी पार्टी में यादव परिवार तय करता है, लालू यादव और उनका परिवार तय करता है आरजेडी में, और इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार तय करता है। लेकिन हम मिल बैठ करके फैसले लेने वाले लोग हैं और जिस प्रकार से हमारा एक और महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद मैं सपा से सवाल करूंगा। सीधा महत्वपूर्ण सवाल कि वरुण गांधी को लेकर या मेनका गांधी को लेकर बीजेपी हाईकमान के मन में क्या चल रहा है? क्या कोई कंफ्यूजन है, दूरी बनाई जा रही है या उनको इस बार टिकट दिए जाएंगे? वरुण गांधी का योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार पर सीधा सवाल करना कि मिस कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल से लेकर स्टेट गवर्नमेंट में, क्या वो बीजेपी को दिक्कत पहुंचा रहा है या नहीं? और अगर नहीं पहुंचा रहा तो क्या पीलीभीत, आंवला या सुल्तानपुर, इनमें से किसी एक जगह पर वरुण गांधी बीजेपी की तरफ से कंटेस्ट लड़ते नजर आएंगे या नहीं? कंफ्यूजन कोई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, मेनका जी भी और वरुण गांधी जी भी, और भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही कद्दावर नेता हैं। और जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है इनकी बातों में कोई दम नहीं है, इनकी बेबुनियाद बातें हैं, बेबुनियाद आरोप हैं, और जिस प्रकार से बेबुनियाद चर्चा कर रहे हैं इसका कोई लाभ इनको नहीं होने वाला। चर्चा इस बात की है कि जो लोग आपसे नाराज चल रहे हैं उन पर डोरे डाले जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई वरुण गांधी के लिए रास्ते खुले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी योगी कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। तो इस पर तो आपको सोचना पड़ेगा ना सर। कुछ भी कह सकते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है समाजवादी पार्टी को। वो भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और सदैव रहेंगे। टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। ठीक है सुंदरम पाठक जी, उससे पहले अभिषेक जी, सीधा स्पष्ट सवाल, अखिलेश यादव की तरफ से यह बयान सामने आना कि भाई वरुण गांधी जैसा कोई भी अगर जिताऊ उम्मीदवार सपा के टिकट पर लड़ता है तो उसका स्वागत है। पर्दे के पीछे समाजवादी पार्टी और वरुण गांधी या मेनका गांधी में क्या कोई किसी तरह की सियासी खिचड़ी पक रही है? धन्यवाद कुणाल जी। और क्योंकि आपने जब प्रश्न हमारे भाई डॉक्टर अब्दुल जी से किया तो मुझे याद आ गया पुराने जमाने में एक टेप रिकॉर्डर चलता था, जैसे ही उसको कुछ बोलो वो बटन दबा रहे तो वो वैसे ही रिएक्ट करता था। ठीक, फास्ट फॉरवर्ड दबाना है या प्ले में दबाना है वो उसमें बटन रहते थे, उसी तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे। खैर मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। देखिए ये ऊपर का डिसीजन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे किसको टिकट मिलना है किसको टिकट नहीं मिलना। आपके प्रोमो में कई बार जिक्र हुआ आंवला विधानसभा सीट, आंवला लोकसभा सीट के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छे से पता है कि आदरणीय नीरज मौर्य जी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, बाकायदा समाजवादी पार्टी ने वहां पे नाम घोषित कर चुके हैं और वहां पे आगे प्रोसेस में चल रहा है। और बाकी जगह पे बची हुई सीटों पे अगर आप बात करेंगे जल्दी उस पर निष्कर्ष निकल आएगा। अभी आपने वरुण जी की बात कही थी, देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चर्चाएं सामने आ रही, लेकिन क्योंकि मैं पार्टी का ऑथराइज प्रवक्ता होने के नाते मैं पार्टी की चीजों की बात करूंगा। और जब इन चीजों को देखा जाता है तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जैसा डिसीजन लेता है उसी के अनुरूप ही सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर वरुण जी आते हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी उनको टिकट देते हैं तो बिल्कुल हम सभी समर्पित कार्यकर्ता उनको चुनाव लड़वाएंगे भी और आगे बात करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है, क्योंकि आपके माध्यम से जरूर चीजें सामने आ रही हैं और बाकी लोग बोल रहे हैं। जब तक कि पार्टी के ऑथराइज चैनल से इस बात को नहीं क्लियर किया जाता तब तक कि मैं इस पे कोई भी स्टैंड नहीं ले सकता। लगे हाथ इस बात का सवाल भी दे दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव की एक टिप्पणी कि वो गए ही कहां थे, क्या ठीक उसी प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है जैसा हमने शिवपाल सिंह यादव के कैटेगरी में देखा था? शिवपाल सिंह यादव भी अखिलेश यादव से नाराज हुए थे, अलग पार्टी का ऐलान किया था, चुनाव लड़ने ना लड़ने की कोशिश की, फिर बाद में लौटकर समाजवादी पार्टी में आ गए। क्या 2024 के इस चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है? देखिए कुणाल जी, आपको भी पता है कि जब कोई अपना त्यागपत्र देता है तो बाकायदा एक कमेटी होती है, उसको
देखा जाता है कि वो त्यागपत्र एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं पे भी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के त्यागपत्र को कभी एक्सेप्ट किया गया। पार्टी से कहीं कोई भी नहीं जाता। देखिए, हर किसी का अपना नाराजगी जाहिर करने का एक अलग तरीका होता है, तो कहीं पे भी कोई उसमें गुरेज नहीं है। हर किसी का स्वतंत्र है, हर आदमी, हमारी पार्टी बिल्कुल स्वतंत्र है। हम लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। हम कहीं पे भी हिटलर शाही के हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, हम उसी के अनुसार चलते हैं। हमारे यहाँ सब नाराज होते हैं, सब वापस से आकर के बैठते हैं। ठीक है अभिषेक जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, मैं पहले सुंदरम से प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि गांधी परिवार की जब चर्चा होती है तो कांग्रेस का स्वाभाविक उस चर्चा में शामिल होना बन जाता है। वरुण गांधी या मेनका गांधी को लेकर क्या कांग्रेस में किसी तरह की चर्चाओं की स्थिति नजर आ रही है, कोई संभावना नजर आ रही है? वरुण गांधी लगातार बीजेपी पर आघात करते रहे, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखी गई, इस पर क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने कोई चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है? चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और ये जो अभी बात चल रही थी कि जो भाजपा वाले जो अपने खुद जो 30 तारीख की उनकी चुनाव है, वो 30 सीट 8 सीट जो उनका है उसमें वो पहले ऐलान कर लें और उसके बाद वो आए कांग्रेस पार्टी पे और सपा पे। इनके लिए एक लाइन है कि निगाहें बात करने लग गई, युवा पर कोई ताला लगा गया। आज इनका ये हाल हो गया है कि वहां से इनका कैंडिडेट जीता हुआ है, लेकिन ये वो डिसाइड नहीं कर पाए कि हमको कौन सा उम्मीदवार खड़ा करना है। और ये इन्होंने, मेरे साथी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक शब्द कहा है कि किसान झंडा धो रहे हैं उनका। इन्होंने एक शब्द का यूज किया है कि किसान उनके पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। तो आप इसी से समझ लीजिए कि अगर चुनाव है, कम से कम चुनाव के समय भी ये किसान अपनी हक मांगने के लिए खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का वो झंडा ढो रहा है। तो ये तो बहुत गलत शब्द है, ये मर्यादित शब्द नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को विचार करनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आना चाहते हैं, उनके लिए कांग्रेस का दरवाजा हर समय खुला है और खुला रहेगा। और ठीक है, बात लेकिन सुंदरम तो कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं, आप स्पष्ट नजरिए से देखें कि कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर वरुण गांधी इंडिपेंडेंट रायबरेली से चुनाव लड़ते नजर आए, या हम देखें क्योंकि मनोज पांडे के नाम पर अमेठी में लगातार सुर्खियां बहुत ज्यादा हैं, अगर वरुण गांधी रायबरेली में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते नजर आए तो समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकती है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये बिल्कुल करेगी। अगर जैसे इंडियन गठबंधन की सरकार जो भी उनके मेंबर्स हैं, अगर उन सभी लोगों की अगर एक ऐलान हो गया कि उन्हें सपोर्ट करना है तो करना है। ये ऐसी तो नहीं है ना हमारी पार्टी, जैसे कि बिहार में ही आप देख लीजिए, मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी अपने ही चुनाव चिन्ह से 4 विधायक में चुनाव लड़वा दिए और 4 विधायक जीत गए तो अपने पार्टी में मिला लिए। वो तो हमारे यहाँ होता नहीं है। पैसा धन से तो हम विधायक खरीदते नहीं है। हमारी पार्टी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए है और सर्वोदय, हमारे पार्टी का एक ही शब्द है, सर्वोदय, सभी का विकास हो। तो अगर हमारी पार्टी इंडियन अलायंस अगर कह देगी कि सपा से अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वरुण गांधी को समर्थन करना है, तो सभी लोग एक कार्यकर्ता से लेकर, तो क्या इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया था, हाल में राज्यसभा सीटें हुई थी ना जहां पर 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे कि 8 से 80 का सफर हम तय करेंगे यूपी में इन चुनावों में। तो क्या 8 से 80 का सफर जहां एनडीए की बात का सामने आ रही है, तो क्या इंडिया गठबंधन इस 80 के सफर को तय करने के लिए एनडीए को तोड़कर किसी बड़े चेहरे को शामिल करना चाहे, तो उस पर भी लगातार क्या दरवाजे सब खुले हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर पार्टी के गठबंधन में अगर केशव प्रसाद मौर्य जी का उनको बुलाया जाए, अगर वो आना चाहते हैं तो आए। और जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 80 सीट पे तो चुनाव ही हो रहा है और 80 पार कैसे कर देंगे, ये तो इनके ऊपर है कि ये कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। ठीक है डॉक्टर अविरल, क्योंकि सीधा स्पष्ट सवाल जो सुंदरम हो चाहे अभिषेक हो, यानी कि सपा या कांग्रेस दोनों पूछ रहे हैं कि जिस सीट पर जो सिटिंग सांसद है उसके नाम का भी अगर आप ऐलान ना कर पाए, जहां पर पहले चरण में चुनाव होना है, तो सवाल तो उठेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि वरुण गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब तक मन नहीं बना पाई। क्या वरुण गांधी ने किसान से लेकर लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर अन्य फैसलों पर जो सवाल उठाए उसका खामियाजा वरुण गांधी भुगत रहे हैं, या वरुण गांधी अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए तो उसका जो डेंट एनडीए को लगेगा उसको कवर अप एनडीए कैसे करेगा?
जी देखिए, इन्होंने कहा 80 पार, तो 80 पार हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा 80 में 80 और 400 पार एनडीए जा रहा है, और जनता कह रही है कि एनडीए 500 पार जा रहा है। ये जनता का निर्णय है और जाएगा, निश्चित तौर पर जाएगा। आप देखना किस प्रकार से 500 पार एनडीए जाएगा। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इंडी गठबंधन ने किया ही क्या है जनता के लिए? ये सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आए हैं केवल एक उद्देश्य के साथ, कोई उद्देश्य इनका नहीं है, वो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और बेरोजगारी को बढ़ावा देना, महंगाई को बढ़ावा देना, अपने परिवार को बचाना, अपनी जातियों की बात करना। ये जातिवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर सकते हैं, यहां एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इस बात को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। हम जनता के हित की बात करते हैं, गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, सबके हित की बात करने वाली पार्टी इस देश में यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और 2 बार जनता के द्वारा मोहर लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और तीसरी बार मोहर फिर से लगने जा रही है। हमने जनहित के लिए कार्य किया है, हमने बेघरों को घर दिए बहुत हैं। अच्छा है कि अब की बार 400 पार या अब की बार 500 पार, लेकिन आप मेरा जो सवाल बार बार अवॉइड कर रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा। वरुण गांधी पर आखिरकार क्या पशुपेश है? सिटिंग सांसद है, बता दीजिए कि बाराबंकी के जिस तरह से सांसद ने खुद वॉलंटरली अपने आप को अलग कर लिया चुनाव से क्योंकि उनका क्लिप वायरल हो गया, वरुण गांधी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उस पर आखिरकार बीजेपी ने अनाउंसमेंट अब तक क्यों नहीं किया? इसको दिल्ली के साथ कंपेयर एक बार आप कर लीजिए। दिल्ली में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटे उसको भी देखना चाहिए। क्या वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे? और नई दिल्ली सीट को देखना चाहिए मुख्य तौर पर। मीनाक्षी लेखी जी का टिकट जिस प्रकार से बदला गया, बांसुरी स्वराज जी को उतारा गया। हम कार्यकर्ताओं को महत्व देने वाले लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को महत्व देने वाले लोग हैं। जो कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर कार्य कर रहा है, लोकप्रिय है, उसको टिकट दिया जाता है। ईमानदारी के आधार पर टिकट दिया जाता है और इस आधार पर दिया जाता है कि वो जिताऊ है कि नहीं है, वो जीतेगा कि नहीं स्वराज जीतेगा। जी का तो जिक्र कर लिया, लेकिन वहां से जो सिटिंग लोकसभा सांसद का बयान किसानों को लेकर सामने आया था उसका आपने जिक्र नहीं किया। आप ये नहीं बता रहे कि बीजेपी कंफ्यूज थी या बीजेपी असमंजस में थी कि जिस तरह से वहां पर मीनाक्षी लेखी का किसान आंदोलन पर बयान सामने आ गया कि भाई ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, उसको आपने बहुत इग्नोर कर दिया। लेकिन आपने ये बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया कि भाई नए लोगों को मौका देने के लिए आपने बांसुरी स्वराज को उतारा है। अब सवाल तो उठेगा ना कि 7 में से अगर आप 4 लोगों को बदल दें या 6 लोगों को बदल दें तो सवाल तो उठेगा ना कि या तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या फिर बीजेपी कंफ्यूज थी इस बात को लेकर कि वो दोबारा से सीट को रिगेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या बीजेपी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को वहां पर सियासी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इसको स्पष्ट करता हूं, क्या नए लोगों को अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? क्या नए कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? क्या जो जमीन पर कार्य कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना गलत है? क्या जो लोग बैठे हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है? भले ही उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन पार्टी नेतृत्व वो तय करता है और फीडबैक के आधार पर तय किया जाता है। जनता से फीडबैक मांगा जाता है और उस आधार पर तय किया जाता है कौन लोकप्रिय है, कौन क्षेत्र में ज्यादा कार्य कर रहा है, किसको टिकट दिया जाना चाहिए। हम सबसे पूछकर फैसला लेते हैं। जनता के हित में जो भी फैसला लेना होता है, बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि हम जब आम जनता के बीच में हैं तो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लेकर जा रहे हैं। अगर यूपी की 80 सीटों की हम बात करें तो वहां पर डबल रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। योगी सरकार का परफॉर्मेंस प्लस मोदी सरकार का परफॉर्मेंस कांग्रेस के पास क्या है? 2014 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने 2 सीटें जीती, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने 1 सीट जीती और 2024 का जब नंबर निकलकर सामने आया तो आपकी पार्टी की सबसे बड़ी सर्वे सर्वा मुखिया सोनिया गांधी राज्यसभा से संसद पहुंच गई। किस बात की एश्योरेंस आप देना चाहेंगे जब खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर एश्योरेंस नजर नहीं आ रही कि भाई आप 17 की 17 सीटें जो गठबंधन में आप यूपी में लड़ने जा रहे हैं वो जीत लोगे? देखिए, ये हमारे साथी ने अभी जो कहा कि हमारे कांग्रेस में सब भ्रष्टाचारी हैं, हमारे पार्टी में इंडियन अलायंस में सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो इन पे फिर हम एक लाइन कहेंगे कि झूमते हैं 7 सारे, जाने कैसी बीन है, इनका न कोई ईमान है न इनका कोई दीन है, जिनको भी डालो ये साफ धोकर निकलते हैं। या भाजपा की सरकार है या वॉशिंग मशीन है, क्योंकि इनके जो भी
आप इनका इलेक्ट्रिक बॉन्ड देख लीजिए ना। मैं आ रहा हूँ आपके मुद्दा पे, मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ, रुक जाइए, किसने लगाई थी? रुक जाइए, रुक जाइए, मैं आपको आ रहा हूँ। अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए ना, आपने अपने चंदा, अपने फायदा के लिए, आपने चंदा फायदा के लिए लोगों को कोई रुकवा दिया, आपने वैक्सीन दिलवाने के लिए लोगों को मजबूर किया, आपने आम जनता जिनकी कोई गलती नहीं थी उनसे आपने पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाया। आप अपने चंदा के लिए आप क्या किया ये बताइए ना, अपने घोटाले गिना दीजिए। 2G 3G की बात सुनिए, करिए, कोयला सरकार घोटाले की आपके बात हाथ में करिए, ना, कॉमनवेल्थ सरकार घोटाले की बात आपके हाथ करिए। में ना, क्यों नहीं अभी तक हमारे अरे सुनिए तो, साबित कर दिया? धीरज साहू की बात कर आपने क्यों लीजिए, नहीं साबित कर धीरज दिया? साहू 10 की साल बात से आप करनी सरकार चाहिए में है ना, आपको। 10 धीरज साल साहू से के आप घर में सरकार में इतना है ना, पैसा, इतना कैश 10 साल बरामद से आप हुआ, सरकार में वो है ना। कहां से आया? राहुल गांधी ने किसका कितनी पैसा बार अपनी है? डीसीडी क्या का वो सबक जनता किया? की खून आप पसीने की बताइए कमाई कि का पैसा इलेक्ट्रिक नहीं बॉन्ड में है? आप क्या वो पाकिस्तान से टैक्स आपने पेयर का पैसा पैसा लिया चोरी है? करके धीरज इलेक्ट्रिक साहू के बॉन्ड घर में में आप नहीं बताइए ना रखा कि गया था? पाकिस्तान से आपने आप पैसा जिस लिया है, प्रकार से चाइना से भ्रष्टाचार को पैसा लिया बढ़ावा है, दे रहे हैं, आप ये उसका बहुत रिवीजन दुखद क्यों नहीं स्थिति है। करते? जनता देख हम रही है, आपके जनता साथ हैं, जानती हम है, आपके ये साथ हैं। बहुत भारतीय जनता दुखद पार्टी स्थिति क्यों नहीं है। चाहती कि पूरे जनता चंदाओं इंडी की गठबंधन को मुंहतोड़ डिटेल्स जवाब होनी देने का चाहिए? कार्य आप करेगी, क्यों इस नहीं बात को साथ दे जान रहे लेना हैं? चाहिए। अब साथ ठीक है, पहले ठीक दीजिए है, ना। लेकिन लोग तमाम क्यों इलेक्ट्रिक एक बॉन्ड सेकंड, को एक बुला सेकंड, रहे हो? एक सेकंड सुंदरम जी, एक आपकी सेकंड जो डॉक्टर चंदा अविरल, किया गया, एक हमने चीज सीधा स्पष्ट शौचालय सवाल बनवाने सुन का लीजिए, कार्य एक किया, सेकंड, एक सेकंड, हमने जनहित का कार्य किया, ठीक हमने है। बेघरों को घर दिए, शौचालय बनवाए। ये अडानी अंबानी के घर में नहीं बनवाए हमने शौचालय। आपने नहीं, अडानी गरीबों के लिए अंबानी आपने की विकास इज्जत कार्य कर करके दिए, किया है। लेकिन भाई आपने आम जनता तो जनताओं को पूछेगी ना पैसा अडानी कि को दिया है। लोकसभा, एक सेकंड डॉक्टर, एक सेकंड सुंदरम जी, आम जनता तो पूछेगी ना कि भाई पीलीभीत से लेकर सुल्तानपुर तक और वहां से आमला तक, ये तमाम जगहों पर आखिरकार हम किसको वोट देने जा रहे हैं? क्या सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेगा? नहीं पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन अभिषेक जी, बीजेपी लगातार बार बार कह रही है ना डबल रिपोर्ट कार्ड। समाजवादी पार्टी जो इस बार इंडी अलायंस में 80 की 80 सीटों पर आपकी नजर है, आप लोग आम जनता के बीच क्या लेकर जा रहे हैं? पिछला परफॉर्मेंस तो सर आपका भी सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ है ना। 2017 से आप भी सत्ता से बाहर हैं, 2014 में आपने भी 5 सीटें हासिल की थी, और 2019 की अगर हम बात करें तो वहां पर आपकी 7 सीटें थी, लेकिन उनमें से 2 सीटों पर बीजेपी ने हाथ साफ कर दिया। रामपुर से लेकर आपके एक और सीट की बात अगर हम करें तो कैसे आप लोग डिफाई करेंगे? जी कुणाल जी, क्योंकि मैं चाहूंगा कि क्योंकि आपने एक साथ कई सारे प्रश्न किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उस थोड़ा सा समय दिया जाए मेरे को अपनी बात रखने का। अभी आपने एक बात कही थी और हमारे मित्र अविरल जी ने एक बात कही थी, डबल इंजन की जब आप बात कर रहे थे कि रिपोर्ट कार्ड की आप जब बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन इस बात को देखेगी कि कैसे 70 साल में जो कर्जा 57 लाख करोड़ का था, वो कर्जा आज के समय में 205 लाख करोड़ पहुंच गया। जनता जनार्दन इसका जवाब भी मांगेगी, और उसके बाद जनता जनार्दन इस बात का भी जवाब मांगेगी कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को बाकायदा 800 करोड़ रुपए का उसने जो फंड दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसके बदौलत 14,400 करोड़ रुपए का उसको ठेका मिला, इसके बारे में भी जवाब मांगेगी। जिंदल स्टील एंड पावर्स में बाकायदा 25 करोड़ रुपए का चंदा दिया उन्होंने, और बाकायदा तकरीबन गारे पन्ना से लेकर के कोयला खदान तक के उसको 4 से 6 उसको बाकायदा ठेका मिला। बहुत सारी चीजें हैं, और देखने वाली बात तो तब होती है कुणाल जी की जिस कंपनी का टर्नओवर 20 से 50 करोड़ रुपए था, उसने कैसे 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया, यह देखने वाली बात होगी। आखिर उनपे ईडी सीबीआई वगैरह की जांचें क्यों नहीं? ये बात इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए अलग विषय है, उस पर चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन सीधा स्पष्ट सवाल मेरा अभिषेक जी ये है, क्योंकि मेरी इस बात की बहुत नाराजगी है कि समाजवादी पार्टी से उसका रिपोर्ट कार्ड मांगो तो वो बीजेपी के नेगेटिव पॉइंट गिनाने लगता है। आपके रिपोर्ट कार्ड में आपका प्लस पॉइंट है या नहीं है, या आप बीजेपी के लोग गिनाएंगे आम जनता को? अविरल जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि जब मैं अपनी पार्टी की तरफ से बैठा हूं तो मैं अपनी पार्टियों की बात करने के साथ साथ जो मेरे विरोधी पक्ष है उसकी बातों को भी कहूंगा। ये मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं आता हूं दूसरी बातों पर। अभी आपने कहा कि जनता के बीच कौन कौन सी बातें लेकर के जाएंगे आप, तो मैंने उन बातों भी कहा, और हमारी पार्टी ने जो काम किया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था, मैं उन बातों को भी लेकर के जाऊंगा कि कैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1090 दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे डायल 100 चेंज करके उसका नाम चेंज कर दिया। आपने देखा कि हाँ, जो एम्बुलेंस सेवाएं दी थी बाकायदा
उसमें 50 से 100 एम्बुलेंस ऐसी हो गई जिनको सिर्फ कागज पे चलवाया गया और उनके पेट्रोल का पैसा या डीजल का पैसा अपने पास रखा गया। आखिर वो क्यों हुआ? आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस बात हम सब इस बात को लेकर के जाएंगे एचसीएल की। अगर आईटी सेक्टर की हम बात करते हैं तो एचसीएल उसमें सबसे पहले आता है। वो कौन किसने दिया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया, समाजवादी सरकार ने दिया। मेट्रो जो सबसे पहले चली उत्तर प्रदेश में, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसको दिया। और आगरा एक्सप्रेसवे जो बुनियाद के तौर पे जो बिल्कुल अडिग तरीके से खड़ा हुआ है, आगरा एक्सप्रेसवे किसने दिया? उन्होंने ही दिया। उसके बाद आप देखिए कि किसानों के लिए सम्मान निधि उन्होंने दी। अगर आप देखेंगे तो बाकायदा इन चीजों में देखेंगे तो जनेश्वर मिश्रा पार्क उन्होंने दिया। 30,680 करोड़ रुपए से 3 थर्मल प्रोजेक्ट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था? जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो पावर प्लांट लगाया, जो पावर प्लांट का उद्घाटन किया था, जो सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था 250 मेगावाट के लिए जो उद्घाटन किया था, उसका क्या हुआ? ठीक है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बंद करा दिया। इतना अच्छा काम तो हम समाजवादी पार्टी ने हम किया, तो इन्हीं बातों को तो लेकर के जाएंगे। 2017 की सरकार, 2017 के चुनाव में आपको हार का सामना क्यों करना पड़ा? 2019 के लोकसभा चुनाव में आपका परफॉर्मेंस इतना कम क्यों आया? फिर 2022 के चुनाव में फिर आपको हार का सामना क्यों करना पड़ा, अगर आपकी सरकार ने इतना ही अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट किया? दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि आम जनता के बीच फिर आपके एक्सेसिबिलिटी या आपके प्रति जो विश्वास है वो क्यों नहीं बन पा रहा? फिर मैं बताता हूं, मैं आपके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। देखिए, जब आप चुनावों की बात करते हैं, 2022 में जब हम 87 सीटें हारे थे, वो आप मार्जिन देखिए कि 500 से लेकर के 200 वोटों के अंतर में हारे थे। वो किस तरीके से हराया गया ये सबको पता है, इसमें मैं बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बार मीडिया में इन चीजों का जिक्र हो चुका है। एक बात। नंबर दूसरी चीज, जब आप कह रहे हैं कि जनता के बीच एक्सेप्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, जनता इसके पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही, जनता क्यों नहीं मान पा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जब काम की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी आज भी समाजवादी पार्टी के द्वारा जो काम किए गए थे उन्हीं कामों को फीता काटने का काम कर रही है, नाम बदलने का काम कर रही है। इसके अलावा उसके पास कोई भी काम नहीं है। जनता जनार्दन अब जान चुकी कि भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी इस पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने हर एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी है, आज वो कहां पे बैठा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ है। कोई भी एक व्यक्ति आप बता दीजिए जो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलता है तो वो जेल के अंदर होगा, या तो ईबी सीबीआई और बाकायदा इनकम टैक्स उनके दरवाजे पे खड़ी होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन सब चीजों का नहीं। अब जनता जनार्दन जाग चुकी है और अब इनको इस बात का फल भी मिलेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं तो चौकीदार हूं, उसके साथ साथ हमने चौकीदारी चोर की बात की, नीम कोटेड यूरिया यहाँ चलाने पे का चौकीदारी चोर निकला है। अब जवाब तो आज डिफेंस सेक्टर में कितनी मजबूती के साथ देश खड़ा हुआ है, फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर सकते हैं, फटकार लगाई है, बाकायदा उन पे इन चीजों को भी पता चलेगा, क्योंकि अब इनके पास मुंह दिखाने के लिए पे कहीं कुछ नहीं बचा, मुंह काला करके घूम रहे हैं। ठीक है, घोटाले हैं, एक और हमारी उपलब्धियां हैं, एक और आपके घोटाले हैं। हमने 370-35 से हटाने का कार्य किया, 3 तलाक बिल, आप बताइए, राम मंदिर निर्माण, अच्छा बताइए। ठीक है, लेकिन अभिषेक, ये सब बातें कहने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि आम जनता के बीच आपके एक्सेप्टेबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क बन रही है, और दूसरी तरफ आपके पार्टी के नेताओं के बीच भी आपके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। हाल फिलहाल में जो राज्यसभा की सीटों पर अभिषेक जी चुनाव हुआ, उस पर मनोज पांडे से लेकर राकेश प्रताप सिंह, राकेश प्रताप से लेकर राकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी से लेकर पूजा पाल तक, ये जो तमाम 8 से 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। आपको लग रहा है या बीजेपी एक्सेस कर पा रही है कि कितना वो, या समाजवादी पार्टी एनालाइज कर पा रही है कि कितना नुकसान होने जा रहा है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी बिल्कुल एनालाइज कर रही है इन सब चीजों को, चैनल वाइज सारी चीजों को देख रहे, उसी के हिसाब से रणनीति बना रही है। अभी आपने जो बात कही तो जनता जनार्दन है, और आप जो कह रहे हैं ना कि जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इन चीजों को आप देखिए। और जनता के बीच आपकी के पार्टी के विधायक जो थे तमाम वो गए ना कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर हम बीजेपी के साथ हो रहे हैं, या प्रभु श्री रामलला के दर्शन हमको नहीं करने दिए जा रहे थे। आत्मा की आवाज तो एक सेकंड डॉक्टर अविरल, एक सेकंड,
ठीक है देखिए, अभिषेक जी, आत्मा की कुणाल जी आत्मा की आवाज तो ऐसे हो गई कि 2 डंडे मारे आजकल जाग जाता। हाँ, मेरी आत्मा जाग गई है। क्यों जाग गई है? क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और कहीं ना कहीं इतने सारे प्रेशर उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं, तो आत्मा की आवाज तो जागनी। अविरल जी बुरा मत मानिएगा। नहीं, लेकिन अभिषेक जी सीधा स्पष्ट सवाल होता है कि जो बीजेपी के साथ जाता है उस पर आप ईडी, सीबीआई, आईडी का शिगुफा छोड़ देते हैं। ये नहीं बताते कि आपकी पार्टी के अंदर कितनी खींचतान है या मनमुटाव है। कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। जेल कोर्ट भेजती है, जेल में कोर्ट भेजती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजती। मुझे लगता है अविरल जी, कहने वाले अविरल जी, बार एक बात अविरल जी, मुझे लगता है या तो आपको भेजा। पढ़ करके हमें भी आना तो बताइए चाहिए, भाजपा की कौन सी या जेल तो है? आपको समझ हमारी लेना कोई चाहिए। जेल नहीं है, कोर्ट अविरल भेजता भाई, है जेल आपको में। या तो अविरल भाई, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जितने भ्रष्टाचार के आरोप आपने दूसरे व्यक्तियों पर लगाए, वो आपकी पार्टी में क्यों है? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, आज तक उनके ऊपर ईडी ने कार्यवाही क्यों नहीं की? दूसरी बात। तीसरी बात, क्या उनके घर के ऊपर बुलडोजर चले? नहीं चले। 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए जिसका टर्नओवर था, उसने 400 करोड़ रुपए का चंदा कैसे आपकी पार्टी को दे दिया? मुझे सिर्फ आप यही बता दीजिए। ठीक है, इस सवाल को मैं बहुत और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। एक सेकंड डॉक्टर अविरल दीजिए, आपने मुजफ्फरनगर में दंगे क्यों कराए? आपकी सरकार असमर्थ क्यों रही दंगे रोकने में? अरे भाई, अरे साहब, अरे डॉक्टर अविरल जी 2013 का प्रश्न नहीं होता। अरे एक सेकंड डॉक्टर अविरल, क्यों दिया? डॉक्टर अविरल अविरल जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि 2013 में जो 12 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद 2014 के नतीजे भी आ गए। सीधा स्पष्ट सवाल जो समाजवादी पार्टी कह रही है या कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है। आप लिख लीजिए, 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। इस बात को जान लेना चाहिए। अरे भाई, मेरे जहां तक बात है कांग्रेस की, सुनिए, एक मिनट आप सुन लीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक मिनट आप केवल सुन लीजिए। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है ना आपके पास, आप मान लीजिए या तो। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सुन लीजिए। देखिए, आम आदमी अरे पार्टी मेरे ने प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। गठबंधन किया है कांग्रेस भाई, के आप साथ। डॉक्टर हैं, अरे सुनिए ना, आप जानकार व्यक्ति आम हैं, तो आदमी मेरे पार्टी प्रश्न का का पूरा उत्तर दीजिए मूवमेंट ना। कांग्रेस के खिलाफ रहा। शीला दीक्षित को गालियां किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिया करते थे, वो सबने सुना। अरे फिर भाई, किस मैंने बेशर्मी 3 के बार साथ आम प्रश्न आदमी पार्टी पूछे। और कांग्रेस का मैंने गठबंधन हो 3 गया। प्रश्न पूछे, उन तीनों का उत्तर अरे आपने बताइए दिया। ना, कांग्रेस आम आदमी का गठबंधन कैसे हुआ? बीच में चोर है, कपिल सिब्बल चोर है। अरविंद केजरीवाल बोला करते थे, अरविंद केजरीवाल के बयान सुने। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल कहा पूछे, करते थे चिदम्बरम चोर है, कपिल सिब्बल चोर है, सोनिया गांधी चोर है, मनमोहन सिंह चोर है, सबको चोर कहा करते थे केजरीवाल। एक सेकंड डॉक्टर अविरल, सीधा स्पष्ट सवाल है मेरा कि भाई आपने एक चीज तो कह दी कि भाई अब जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, लेकिन सीधा स्पष्ट सवाल है, क्या कांग्रेस के या विपक्ष के नेताओं के भरोसे आप अब की बार 400 पार के नारे को सच्चाई में तब्दील करेंगे? बाबा सिद्दीकी से लेकर आपके अशोक चव्हाण तक, अशोक चव्हाण से लेकर अजीत पवार तक, असम से लेकर आपकी तमिलनाडु तक, तमिलनाडु से लेकर आपके यूपी तक, और यूपी से लेकर आपके हिमाचल प्रदेश में जो 1 सीट पर राज्यसभा का चुनाव हुआ, तमाम लोगों को आप भरते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या अपने नेताओं से ज्यादा सामने वाली पार्टी के नेताओं पर भरोसा है जिसको लगातार ग्रीन फ्लैग दिया जा रहा है बीजेपी या एनडीए में? देखिए, जो भी व्यक्ति हमारी विकास और राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है। जो ईमानदारी की हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है। जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग करना चाहता है उसका स्वागत है। जो अभी भी सुन लीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण में हमारा सहयोग करना चाहता है उसका स्वागत है। जो देश हित की बात करना चाहता है, राष्ट्र हित की बात करना चाहता है उसका स्वागत है। उस व्यक्ति का स्वागत है जो देश को विश्वगुरु बनाना चाहता है। हम विश्वगुरु बनाने के उद्देश्य के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और विकसित भारत का निर्माण होना वर्ष 2047 से पहले तय है। विकसित भारत और विश्वगुरु भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट तौर पर होगा। आप इस बात को यकीन मानिए, हम भारत को विश्वगुरु बना करके रहेंगे। कांग्रेस ने, यूपीए ने 12 लाख करोड़ से अधिक के घोटाले किए थे। यूपीए ने 12 लाख करोड़ से अधिक के घोटाले किए थे। भारत विश्वगुरु और हमने जनता की बात की है। दिया था, शून्य के आगे तो सब कुछ कैसे आया? भारत विश्वगुरु शुरू से ही है, शून्य उसने दिया था, आपको याद होगा, है ना? तो आप ये क्यों कहते हैं कि इंडिया डेवलप्ड नहीं है? बहुत देर से सुंदरम पाठक जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है कांग्रेस सुंदरम जी, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि अब की बार 400 पार तो हम सच्चाई में तब्दील करेंगे ही,
और कांग्रेस मुक्त भारत भी कर देंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगा। और जो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता इस पर कहीं ना कहीं एक एक करके कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। आपके हर सवालों का जवाब देंगे भाई साहब। आप बीजेपी के जो प्रवक्ता है हमारे साथी, थोड़ा देर रुक जाइए, आप बहुत बोल लिए हैं। पहली बात तो ये जो अभी यहाँ से ये डॉक्टर की डिग्री लिए हैं, अगर इंडिया से लिए होंगे तो वो कांग्रेस की ही बनाई हुई यूनिवर्सिटी है। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया, आज इनकी आंख के नजर में जितना इस देश में है ना, सब कांग्रेस की देन है। ये बता दे 10 साल इनकी सरकार रही है ना, 10 साल में ये बता दे कि आम जनताओं के लिए 5 फायदा ये गिनवा दे हमें, हम मान जाएंगे। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हमने किसान के लिए लाया, वही यूरिया का बोरा जो 300 रुपये में 299 266 में मिलता था, उसको ये 2400 रुपये ले रहे हैं। किसान आज अपनी आवाज मांगना चाह रहा है तो इनको वो दिल्ली नहीं पहुंचने दे रहे हैं। जो किसान को ये 2002 जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई थी कांग्रेस के शासन में, उसको याद करिए। पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई थी, इसको याद करिए। साहब रुक जाइए, इमरजेंसी को बताइए, आपातकाल लगाया था 1975 से 1977 तक। साहब सुनिए, 1947 से हम लेके 2014 तक आपको गिनवा देंगे, ठीक है? आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। उसके बाद क्या ये किसान फंड निधि की जो बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जो किसानों को दे रहे हैं 6000 रुपये, आज किसान का स्थिति यह हो गया है कि पर 1 घंटे में 2 किसान की मौत हो रही है। इनका क्या जवाब है? ये किसानों के लिए सहयोग कर रहे हैं। अरे आप चुप रहिए, जनता के लिए कार्य किया है। आपके कैबिनेट मंत्री का ही बेटा था ना जो किसानों के ऊपर गाड़ी चला दिया। नहीं, हमने तो जल जीवन मिशन चलाया है, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसमें विश्वास रखते हैं, हम शहीद और राष्ट्र में विश्वास रखते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि मानकर चलने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन लगे हाथ फिर जय कांग्रेस भी कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को एक एक करके आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। और पीलीभीत पर यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर वरुण गांधी को अगर वहां से टिकट नहीं दिया गया तो जितिन प्रसाद, एक सेकंड सुंदरम जी, एक सेकंड, तो डॉक्टर अविरल, अगर वहां से पीलीभीत से अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया तो आप वहां पर जितिन प्रसाद को उतारेंगे। ये वही जितिन प्रसाद हैं जो कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे, जिनको बाद में आपने बीजेपी में शामिल कराया, योगी कैबिनेट की शोभा बनाया। तो बड़ा सवाल तो यही है ना कि आपके पास अपना ही कोई चेहरा नहीं है। अगर वरुण गांधी को आप उस सीट पर नहीं उतार पाए और जितिन प्रसाद को आपने लाकर खड़ा कर दिया, तो वही कांग्रेस के नेता हैं जो यूपीए 2 में कैबिनेट मंत्री थे। तो फिर आपके नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा ना, आपके भी बैकग्राउंड पर सवाल उठेगा। डॉक्टर अविरल, हमारा चेहरा बहुत बड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। और कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है, मोदी जी के कारण तय है। एक चाय वाले ने कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने में कितना बड़ा योगदान दिया, इसको समझना चाहिए। एक चाय वाले ने किस प्रकार से देश का विकास किया, इसको समझना चाहिए। नहीं, ठीक है, अब आखिरी के 2 मिनट बचे मेरे पास। देश का प्रधानमंत्री बना, ये है कांग्रेस, ये काम जनता का। अरे वरुण गांधी जी को, मेनका गांधी जी को हमने सम्मान दिया है कि नहीं दिया, इसको जानिए ना। एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनने का मौका ये कांग्रेस पार्टी ने दिया। लोकतंत्र की रखवाला कांग्रेस पार्टी आपकी तरह। आपने बताइए, अरे सुनिए, इमरजेंसी आपने भी तो कोरोना काल में लगाया ना। आपने उन जनताओं का क्या कसूर था? उन जनताओं का क्या कसूर था जिससे आपने लाठीचार्ज करवाया? उन जनताओं का क्या कसूर था? आप अपनी चंदा, आप अपनी फायदा के लिए लोगों को जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाया। आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाते हैं, आप ही ना किसको न्याय पाकिस्तान से दिलाना चंदा लेने चाहते के हैं बाद जिनके ऊपर आपने अन्याय किया है? एक महीने के बाद आप ही के पार्टी ने चंदा लिया था पाकिस्तान ठीक है से। सुंदरम जी, उससे ठीक है। वो अरे हमने अब देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में अब की बार 400 पार का जो बीजेपी नारा लेकर चल रही है और बीजेपी 370 को क्रॉस करने की बात कहती नजर आ रही है, वो कितना सच्चाई में तब्दील होगा। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, यानी कि जो इंडिया अलायंस के मुख्य घटक दल हैं, जिनकी निगाहें वरुण गांधी से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हैं, आखिरकार वो इनको मनाने में कितने कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए आज से
नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि एक कदम आगे बढ़ चुका है। अब देखना बेहद खास होगा कि पीलीभीत समेत जो तमाम 8 सीटें जिस पर अब तक नामों का ऐलान उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, कितनी जल्दी होगा, और यूपी की जो 25 सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं एनडीए की निगाहें हैं, वो कितना सक्सेसफुल या सफल होती हुई नजर आएंगे। बहरहाल चर्चा में आज बस इतना ही। मेरे साथ बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें JK24/7 न्यूज। नमस्कार।